हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफर्डे ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 31। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली नीना ने मेरे लिए खरीदारी को जितना मुश्किल हो सकता है बनाने का अज़म कर लिया है। ये इसने अपना गोल बना लिया है कि मेरे लिए शॉपिंग को जितना चैलेंजिंग बना सकती थी वो बनाए। इसने ग्रॉसरी की एक फहरिस्त लिखी है, लेकिन वो आम चीज़ें नहीं चाहती। इसे दूध नहीं चाहिए बल्कि क्वींसलैंड फार्म का ऑर्गेनिक दूध चाहिए, और अगर इसे बिल्कुल वही चीज़ न मिले जो वो चाहती है तो मुझे फ़ौरन इसे मैसेज करना पड़ेगा और रिप्लेसमेंट ऑप्शंस की तस्वीरें भेजनी होंगी। लेकिन वो जवाब देने में अपना अच्छा खासा वक्त लेती है, जबकि मुझे तब तक किसी गली में खड़े रहना पड़ता है। इस वक्त मैं ब्रेड आइल में खड़ी हूँ। मैं नीना को एक मैसेज भेजती हूँ, नॉन टेक सोडो ब्रेड ख़त्म हो गई है, ये कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं। फिर मैं स्टोर में मौजूद हर सोडो ब्रेड की तस्वीर खींचकर इसे भेज देती हूँ। अब मुझे इंतजार करना है जब तक कि वो इन्हें गौर से देख ना ले। कई मिनट बाद आखिरकार इसका जवाब आता है, क्या ब्रायोश दस्तयाब है? अब मुझे हर ब्रियोश ब्रेड की तस्वीरें खींचकर नीना को भेजनी होंगी। कसम से अगर ये खरीदारी ख़त्म होने से पहले मैंने अपने दिमाग के परखच्चे ना उड़ा दिए तो बड़ी बात होगी। वो जानबूझकर मुझे अजियत दे रही है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने भी इसके शौहर के साथ सोने का गुनाह किया है। जब मैं ब्रेड की तस्वीरें ले रही होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि गली के दूसरे सिरे पर खड़ा एक भारी जिस्म वाला सुरमई बालों वाला आदमी मुझे गौर से देख रहा है, और वो कोई नरमी भी नहीं बरत रहा। मैं इसे सख्त नज़रों से देखती हूँ और वो फ़ौरन पीछे हट जाता है। शुक्र है आज के दिन मैं एक स्टॉकर को बर्दाश्त करने के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। जबकि नीना अभी भी ब्रेड के बारे में फ़ैसला करने में मसरूफ़ है, मैं सोचों में खो जाती हूँ और हमेशा की तरह मेरी सोचें एंड्रयू विंचेस्टर की तरफ चली जाती हैं। नीना ने जब इंकिशाफ किया था कि मैं जेल में रह चुकी हूँ तब एंड्रयू ने कहा था कि वो मुझसे बात करेगा, लेकिन इसके बाद वो कभी मुझे ढूंढने नहीं आया। वो खौफज़दा हो चुका है और मैं इसे कसूरवार भी नहीं ठहरा सकती। मुझे एंड्रयू पसंद है। नहीं, मैं सिर्फ पसंद नहीं करती, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। मैं हर वक्त इसके बारे में सोचती हूँ और इसके साथ एक ही घर में रहना, लेकिन अपने जज्बात को दबा कर रखना ये तकलीफ दे है। वैसे भी वो नीना से बेहतर का हकदार है। मैं इसे खुश रख सकती हूँ। मैं तो इसे वो बच्चा भी दे सकती हूँ जिसकी इसे ख्वाहिश है, और मान लें कुछ भी नीना से बेहतर होगा। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे इसे भी हमारी कनेक्शन का एहसास हो, हमारे दरमियान कभी कुछ नहीं हो सकता। वो जानता है कि मैं कैद में रह चुकी हूँ और वो एक साबिक कैदी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने को तैयार नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी नीना के साथ बर्बाद करता रहेगा, शायद हमेशा के लिए। मेरे फ़ोन पर एक और मैसेज आता है, कोई फ्रेंच ब्रेड मिली? 10 मज़ीद मिनट लगते हैं, लेकिन आखिरकार मैं एक ऐसी ब्रेड ढूंढ ही लेती हूँ जो नीना के मयार पर पूरी उतरती है। जब मैं अपना शॉपिंग कार्ट चेकआउट की तरफ धकेलती हूँ तो अचानक मेरी नज़र इसी भारी जिस्म वाले आदमी पर पड़ती है। वो फिर से मुझे देख रहा है और इस बार और भी ज़्यादा गैर आरामदा अंदाज में। सबसे अजीब बात, इसके पास कोई शॉपिंग कार्ट नहीं है, तो फिर वो यहाँ कर क्या रहा है? मैं जितनी तेज़ी से मुमकिन हो सके चेकआउट मुकम्मल करती हूँ। मैं ग्रोसरी से भरी हुई पेपर बैग्स वापस अपने शॉपिंग कार्ट में रखती हूँ ताकि इन्हें बाहर पार्किंग में अपनी निशान तक ले जा सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़िट के करीब पहुँचती हूँ, अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर आ जाता है। मैं सर उठाती हूँ और वही भारी जिस्म वाला आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी। मैं झटके से पीछे हटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी आर्म्स को सख्ती से थामे रखता है। मेरा दायां हाथ मुट्ठी में बंद हो जाता है। कम से कम इर्द गिर्द कई लोग हमें देख रहे हैं तो मेरे पास गवाह तो हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? वो अपनी नीली कमीज के कॉलर से लटके एक छोटे आईडी बैज की तरफ इशारा करता है जिस पर मेरी नज़र पहले नहीं गई थी। मैं सुपरमार्केट का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, प्लीज़ मेरे साथ आए मिस। मेरे पेट में जैसे मरोड़ उठने लगते हैं। ये तो पहले ही काफ़ी बुरा था कि मैं तकरीबन 90 मिनट इस स्टोर में सिर्फ चंद चीज़ें ख़रीदने में ज़ाया कर चुकी हूँ और अब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर क्यों? मसला क्या है? मैं घबराकर पूछती हूँ। हमारे इर्द गिर्द भीड़ लग जाती है। मैं चंद ख़वातीन को देखती हूँ जो स्कूल पिकअप पर आती हैं। मुझे यकीन है कि वो फ़ौरन नीना को इत्तला देंगी कि इन्होंने इसकी हाउसकीपर को सुपरमार्केट में पकड़ा जाता देखा है। प्लीज़ मेरे साथ आएँ, वो आदमी फिर से कहता है। मैं अपना शॉपिंग कार्ट भी साथ धकेलती हूँ क्योंकि मुझे खौफ है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो कहीं ये चीज़ें गुम या चोरी ना हो जाएं। इन ग्रोसरीज़ की मालियत $200 से ज़्यादा है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो नीना यकीनी तौर पर मुझसे ही इसकी कीमत वसूल करेगी। मैं इस शख्स के पीछे चलती हुई एक छोटे से ऑफिस में पहुंचती हूं जहां एक पुराना खराश ज़्यादा लकड़ी का
ڈیسک اور 2 پلاسٹک چیئرز رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے اور میں ایک کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں جو میرے وزن سے خطرناک حد تک چرچرا اٹھتی ہے۔ یہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں آدمی کے ID بیج پر نظر ڈالتی ہوں۔ اس کا نام پال ڈورسی ہے۔ یہ سب کس بارے میں ہے مسٹر ڈورسی؟ وہ مجھ پر سنجیدگی سے نظر ڈالتا ہے۔ اس کے بھاری بھرکم گال نیچے لٹک رہے ہیں۔ ایک گاہک نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ اسٹور سے چیزیں چرا رہی تھی۔ میں زور سے سانس کھینچتی ہوں۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ شاید نہیں۔ وہ اپنی بیلٹ کے حلقے میں انگوٹھا پھنسا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے تفتیش کرنی ہوگی۔ کیا میں آپ کی رسید دیکھ سکتا ہوں مس کیلوے؟ میں جلدی سے اپنے پرس میں ادھر ادھر ٹٹولتی ہوں یہاں تک کہ مجھے رسید کا موڑا توڑا پرزہ مل جاتا ہے۔ یہ لیجئے۔ ایک وارننگ دے دوں؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہے۔ ہم سب چوروں پر قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ میں اپنی پلاسٹک چیئر پر بیٹھی رہتی ہوں جبکہ وہ محافظ بہت ہی غور سے میری تمام خریداری کا موازنہ کارٹ میں موجود اشیاء سے کر رہا ہوتا ہے۔ میرا پیٹ مڑنے لگتا ہے۔ اگر کہیں کیشیئر سے غلطی ہو گئی ہو، اگر کوئی چیز اسکین نہ ہوئی ہو اور وہ سمجھے کہ میں نے چوری کی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ ہر چور کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یعنی پولیس کو بلائیں گے۔ یہ میری پیرول کے خلاف ورزی ہوگی۔ اور پھر مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب نینا کے لیے تو بہت پرفیکٹ طریقے سے کام کرے گا۔ وہ مجھے یوں ہی چھٹکارا پا سکتی ہے بغیر اس کے کہ خود ظالم لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے سویٹ ریونج بھی ہوگا کیونکہ میں نے اس کے شوہر کے ساتھ سونے کی غلطی کی تھی۔ ظاہر ہے اڈلٹری کی سزا جیل نہیں ہوتی، لیکن نینا شاید اس بات کو الگ انداز میں دیکھتی ہو۔ لیکن میں یہ ہونے نہیں دے سکتی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ میرے کارٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں جو رسید پر درج نہ ہو، ہے نا؟ میری نظریں اس کے ہاتھ میں رسید پر جمی ہے جبکہ میرے پسٹیشو آئس کریم کا ٹب شاید اب لیکوڈ میں بدل چکا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے جیل واپس نہیں جانا ہے۔ میں نہیں جا سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آخرکار وہ بولتا ہے، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی لمحے رو دوں گی۔ جی ظاہر ہے۔ وہ سر ہلاتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں مس کیلوے آپ کو اس طرح پریشان کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اکثر دکان میں چوری کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر اطلاع کو سنجیدگی سے لینا پڑتا ہے۔ اور مجھے ایک فون کال موصول ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ ایک گاہک جو آپ کی تفصیل سے مشابہت رکھتا ہے کچھ چرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک فون کال؟ کون گروسری اسٹور پر کال کر کے میری شکل و صورت کی تفصیل بتائے گا اور سیکیورٹی گارڈ کو یہ کہے گا کہ میں کچھ چرانے کا منصوبہ بنا رہی ہوں؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے صرف ایک شخص کا خیال آتا ہے جو ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ خیر، وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کے صبر کا شکریہ، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ 4 الفاظ شاید انگریزی زبان کے سب سے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ میں اس اسٹور سے بغیر کسی ہتھ کڑی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے باہر نکل سکتی ہوں۔ اپنے شاپنگ کارٹ کو دھکیلتے ہوئے میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں اس بار۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ نینا کے پاس میرے لیے اور بھی چالیں باقی ہیں۔